बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं ग़ुलाम फ़ारूक ईवान साहब। ये हैं एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर फॉर लॉ, जस्टिस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसके अलावा फॉर्मर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगी कि क्योंकि आजकल जिस तरह की मसरूफियात चल रही हैं उसमें हमारे लिए वक्त निकालना। थैंक यू सो मच फ़ारूक साहब आपका। और जी बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको खैर से रखे। थैंक यू फ़ारूक साहब। मैं यहाँ पे आई हूँ ये जानने के लिए कि एक आम पब्लिक जो है वो बड़ी मुश्किल में, उसको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के केस के साथ हो क्या रहा है। इमरान खान को अटक जेल में रखना लीगल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो सवाल आपके हो गए। एक तो ये कि लोग परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, और दूसरा सवाल यह है कि अटक जेल में रखना लीगल है। ये दोनों का मैं बारी बारी जवाब देता हूँ कि पहले सवाल का जवाब ये है कि लोग परेशान इसलिए हैं कि जब चीज़ें रूटीन से हट के, कानून से हट के और आइन से हट के हों, ज़ाब्ते से हट के हों, तो फिर लोग परेशान होते हैं, क्योंकि अभाम तभी पैदा होता है जब आप ज़ाब्ते से हट जाते हैं। ज़ाब्ते के मुताबिक लोगों को, बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं भी है लेकिन यह है कि जनरल पब्लिक जो है, पब्लिक एट लार्ज को ये पता होता है कि फ़लाँ मामलात किस तरह से होते हैं, ये कानून किस तरह से है, ये ज़ाब्ता किस तरह से है। उस पर रोज़ाना की बुनियाद पे टेलीविज़न में, अखबारात में, सोशल मीडिया में लोग उनको एजुकेट भी करते हैं, और लोग ख़ुद भी ये एजुकेशन हासिल करते रहते हैं। इसलिए जो कुछ रूटीन से हट के हो, अनफेयर हो और जो अनयूजुअल हो, तो फिर वहाँ लोग अभाम का शिकार हो जाते हैं। तो और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके दूसरे सवाल का कि अटक जेल में रखना क्या ये कानूनी है, तो ये सरासर ज़्यादती की बात है। ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए, यहाँ के जो कन्विक्ट लोग होते हैं उनके लिए, इस्लामाबाद की अपनी चूँकि डिस्ट्रिक्ट जेल नहीं है, तो वो इस्लामाबाद जो रावलपिंडी की अडयाला जेल है, ये पूरे ना सिर्फ डिवीज़न की जेल है, और बल्कि उसमें इस्लामाबाद भी, उसके जो कन्विक्ट हैं या उसके जो हवालाती होते हैं वो सारे के सारे अडयाला जेल में रखे जाते हैं। इसलिए इमरान खान साहब को सिर्फ सज़ा देने के तौर पे उन्हें अटक में रखा गया है। अगरचे अटक जेल में वो फैसिलिटीज़ जो इमरान खान साहब, जो बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्हें जो कुछ जो मुराद मिलनी चाहिए ए ग्रेड की, वो वहाँ पे ए क्लास है ही नहीं सिरे से। तो इसलिए ये जो कुछ किया गया, ये जान के किया गया, ये ज़ाब्ते की भी खिलाफ वर्जी है और ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है। जिस तरह आपने मुझसे कहा कि उनको जो है एक क्लास नहीं दी जा रही, तो उनका जो बुनियादी हक है कि वो अपने वकीलों से मिल सकें, तो उनको तो वकालत वो होते हुए भी, कोर्ट के ऑर्डर्स होते भी वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो इस पर वकीलों की क्या कर रहे हैं? मतलब एक वकील है वो अपने क्लाइंट से ही नहीं मिल पा रहा है, तो आगे वो क्या मूव करेगा? मैडम, ये बड़ा जुल्म है ये पाकिस्तान में। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने वो जो भुट्टो साहब का रेफरेंस था वो हमारे चैम्बर से ही इनिशिएट हुआ, और वो रेफरेंस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नंबर 1, वो उसमें हमने वो सारी जब हिस्ट्री, चूँकि हम उस वक्त तो बच्चे थे जब वो ट्रायल होता रहा भुट्टो साहब का, लेकिन उस वक्त भी इस तरह की ज़्यादती कभी नहीं हुई कि जिस तरह की ज़्यादती इमरान खान साहब के ट्रायल में हुई है। कि जिस अंदाज से इमरान खान साहब को आईने पाकिस्तान आर्टिकल 10A ये कहता है कि ड्यू प्रोसेस और ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, कि एक मुल्ज़म या मुद्दई फ़रीक़ैन में से कोई भी, दोनों को अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए वो किसी भी तरह का शहादत, सबूत, कोई दस्तावेज़ात, कोई फोरेंसिक करवाना चाहे, वो सारे के सारे ज़राए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आपके सामने है कि किस उजलत से छुट्टियों के अंदर, और जिस जज साहब ने 2 घंटे के बाद फ़्लाइट लेके वो वतन से चले गए, तो वो उन्होंने किस अंदाज से आधे घंटे के अंदर 30 सफ़ात की जजमेंट, यकीनन वो पहले से लिखी हुई थी, तो उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। तो ऐसे माहौल में जो वकला साहिबान हैं, जो आपने सवाल किया है, वकला के साथ वहाँ भी ज़्यादती हो रही थी कि जिस तरह से आपके इल्म है कि पाकिस्तान में एक लंबी तारीख़ है कि दूसरी तरफ से तो अक्सर होता है तो जजेस पहल नहीं करते, लेकिन इस मुकदमे में, इमरान खान साहब के मुकदमे में, ये वाहिद जज साहब हैं कि जिन्होंने वकील साहब को शटअप का लफ्ज़ कहा, और उसके बाद फिर एक बड़ी बदमज़गी पैदा हुई। और उससे मुराद ये है कि वो जज साहब को एक पहले से हुक्म लेके बैठे हुए हैं कि वकला को भी खौफज़दा करना है, डराना है, और जो साइल है उसको भी आपने इस अंदाज से उसको प्रोसिक्यूट करना है, उसको आप मुकदमा चलाना है
कि उसको हकूक़ भी कोई ना मिल सके और उसके लिए कोई खड़ा भी ना हो सके, जो खड़ा हो वो खौफज़दा पोजीशन में खड़ा हो। तो इसलिए वकला जो हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, वैसे तो ये है कि जो जेल मैनुअल और प्रिजन रूल्स हैं उसके मुताबिक लोगों को मिलने का हक़ होता है। लॉयर्स को तो किसी जगह भी कुलभूषण यादव के लॉयर को भी आप नहीं रोक सकते, तो वो लॉयर का तो राइट होता है। लेकिन यहाँ चूँकि ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, इसमें और ज़्यादा लोग थोड़े से मोहतात हैं, इसलिए ख़ान साहब के जो वकला, हालांकि जिन वकला की फ़हरिस्त गई हुई है वो उसके मुताबिक उनको मिलने का हक़ है, वो जिस वक्त भी मिलना चाहें वो मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें ये हक़ नहीं दिया जा रहा। और जो पहले मिलने के लिए गए उन पर ही पर्चे कर दिए गए। उसमें हमारे भाई अपना पंजोथा साहब भी हैं, उन पर भी पर्चा है, और दूसरे शेर अफजल साहब हैं, उन पर भी FIR दर्ज कर दी गई है। और उन्हें तो लाइफ थ्रेट है। उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम के ज़रिए से कौम को ये बताया कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है ये मेरा पैगाम आखिरी पैगाम हो। तो ऐसे माहौल में कहा जाए कि यहाँ पे जमहूरियत है, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे आइन है, ये आइनी ज़वाबित वाला मुल्क है, तो लोग तमाशा लगाते हैं, लोग हंसते हैं इन बातों पे, इस सारी चीज़ों पे। सर वैसे मैं दूसरा सवाल करना चाही थी, लेकिन क्योंकि आपने लॉयर्स की बात कर दी कि लॉयर्स के साथ भी ये हो रहा है, तो हम देखते आए हैं कि लॉयर्स तंजीम जो है अगर वो सड़कों में आ जाए तो फिर कहते हैं कि फिर गेम पलट जाती है। तो उस मुनज़्ज़म तरीके से हम लॉयर्स को क्यों नहीं देख रहे, उनकी अपनी कम्युनिटी के लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे, सड़कों पर आ रहे जिस तरह वो पहले आते थे और उनकी आवाज़ सुनी जाती थी। अब देखने में आ रहा है कि शायद लॉयर्स का भी वो दबदबा नहीं रहा। मैडम ऐसा नहीं है। आप देखिए कि एतज़ाज़ अहसन साहब, उनका ताल्लुक़ PTI से या इमरान खान साहब से नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब, उनका ताल्लुक़ भी ना इमरान खान साहब से ना PTI से है। फिर इसी तरह से साबिक़ सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, वो भी पीपल्स पार्टी के थे, उनका भी PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन उन लोगों ने हक़ की आवाज़ खान साहब के साथ और PTI के साथ 9 मई से पहले भी और 9 मई के बाद भी जो ज़्यादतियाँ हो रही थी, इन लोगों ने आवाज़ उठाई। और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में, वो चाहे पाकिस्तान बार कौंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, आप देखते हैं कि फिर पंजाब बार हो या बाकी अज़लाई बार हो, तहसीली बार एसोसिएशन हो, सूबाई बार हो, वो सारी की सारी इन ज़्यादतियों पे हमेशा आवाज़ उठाती हैं। ये अलग बात है कि एक मुनज़्ज़म, जिस तरह से आपने कहा कि इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए जो एक तहरीक चली थी, तो वो चूँकि इशू और था और नौइयत का था, यहाँ इशू थोड़ा सा मुख्तलिफ नौइयत का है। यहाँ PTI ये नहीं चाहती कि लोगों को डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में लाया जाए, तो वो ये चाहते हैं, PTI ये चाहती है और इमरान खान साहब ये चाहते हैं और PTI की क़यादत ये चाहती है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए रूल ऑफ लॉ के लिए अपनी आवाज़ भी बुलंद करें और पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ और दुनिया तक पहुँचाएँ। वो आवाज़ भी पहुँच रही है। आप देखें कि कितनी जुल्म की बात है कि एक आदमी जो इस पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहने के अलावा इस मुल्क का हीरो है, पूरी दुनिया का वो एक लिहाज से हीरो है, और पूरी इस्लामी उम्मा का भी वो एक आवाज़ है और थी भी और इंशाल्लाह रहेगी भी। तो वो उस आवाज़ को भी बंद कर दिया। टेलीविज़न पे कोई ना वो बोल सकते हैं, ना उनकी पार्टी के लोग बोल सकते हैं, और ना उनके साथ होने वाली ज़्यादतियाँ या उनके कारकुनान के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ कोई आवाज़ उठा सकता है, सिवाय आप लोगों के जो सोशल मीडिया ये खिदमत सर अंजाम दे रहा है। मैं आपकी इस हिम्मत को मैं दाद देता हूँ और सल्यूट करता हूँ सोशल मीडिया की इस जुर्रत को। सर मुझे आप ये बताइए कि जब पता है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक है, जिस पर इमरान खान ने भी अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, तो उन्हीं के साथ अपील उनके पास लेकर जाना, ठीक है। वैसे भी अब देखें कि लेट तो हो गया ना, उसने टाइम नहीं दिया, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि जो लॉयर्स हैं थोड़ी और वर्किंग कर लेते और उसके पास अपील जाए, यानी कि आपके पास जो राइट है वो आप लूज़ करते जा रहे हो ना फिर अपील का, कि एक चला गया, तो उसके पास अपील ले जाने का मकसद ही क्या था जब बड़ा क्लियर था कि ये रिजेक्ट ही करेगा। इस तरह से है कि बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया, और ये जो फीलिंग है मैं समझता हूँ जो आपने जिस अंदाज से जो ये गुफ्तगू की है, ये हर एक पाकिस्तानी की फ़ीलिंग है, जो पाकिस्तान के अंदर बैठा है या पूरी दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ है और उर्दू अंग्रेज़ी समझने वाले और एशिया के इस हिस्से की हिस्ट्री से दिलचस्पी रखने वाले लोग वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो हर एक बंदे की इस वक्त यही फीलिंग है सॉरी, जो आपने जो कुछ कहा वो इस तरह से है कि इसमें कोई वकला ने कोई गलती नहीं की है।
उसमें जो तरीक़ाकार है वो ये है कि जो सेशन कोर्ट का या स्पेशल कोर्ट का, किसी भी स्पेशल कोर्ट का या सेशन कोर्ट का जब कोई फ़ैसला होता है तो उसकी फ़र्स्ट एपेलेट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट है और वो उसी जगह की हाई कोर्ट होती है। हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार के पास केस दायर किया जाता है और फिर चीफ़ जस्टिस साहब अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनाते हैं। इस वक्त चूँकि छुट्टियाँ हैं और छुट्टियों में चीफ़ जस्टिस साहब ने अपने आप को भी बेंच में रखा हुआ है, अगरचे वो कहते हैं कि मैं बीमार भी हूँ और वो कहते हैं कि मैंने टेस्ट भी करवाने हैं और ये करवाना है वो करवाना है, तो वो अगर ना इस वक्त बैठे होते तो कोई और उनकी जगह पे सीनियर जज जो होते हैं, जो भी जज ड्यूटी जज होते हैं उनमें जो सीनियर जज होते हैं वो मुंतज़िम जज का किरदार अदा करते हैं। तो ये है कि आमिर फ़ारूक साहब ने यही तो ख़ान साहब का और उनकी जमात का रोना है और वकला का भी ये कहना है और रोना है कि वो उन पे भी अदम एतमाद है। सारे के बावजूद वो ना सिर्फ अपने पास उन्होंने सारे केसेस इमरान खान साहब के रखे हुए हैं और बल्कि उसमें रिलीफ भी नहीं देते, बल्कि मामलात को वो उलझा रहे हैं। उन्होंने जिस अंदाज से इमरान खान साहब की उस डिफेंस के हवाले से जो मामला था उस पर इतना अबहम वाला फ़ैसला उन्होंने दिया कि एक तरफ उन्होंने कहा कि आपको राइट टू डिफेंस जो है मौजूद है, इस राइट टू डिफेंस वाली पिटीशन को मैं फ़लानी तारीख में अगले हफ्ते को रखता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये कह दिया कि कल ही बाकी समाअत करेगा हुमायूं दिलावर और उसमें मुतअस्सिब जज ने वो फ़ैसला भी उसमें करना है। तो जब फ़ैसला हो जाना है तो राइट टू डिफेंस वाली बात और पिटीशन वो कहाँ चली गई। तो ये है कि आमिर फ़ारूक साहब भी बदकिस्मती से इस वक्त वो भी, उनका भी जो रवैया है वो भी तासुबाना है और वो तासुब जो है उभर के बाहर आ रहा है। पूरी दुनिया, आपने अगर कह दिया, आपको अगर ये समझ आ रही है तो वकीलों को समझ नहीं आ रही, तो ये पूरी कौम, पूरी दुनिया ये देख रही है, समझ रही है। और ये चीज़ें याद रखने वाली बात है, ये वक्त गुजर जाता है, ये मुश्किलात हैं, यहाँ से चीज़ें निकल जाएंगी, लेकिन लोग फिर याद रखते हैं। यहाँ जस्टिस नसीम हसन शाह ने, उन्होंने मरने से पहले टेलीविज़न पे बैठ के पूरी कौम के सामने, दुनिया के सामने ये तस्लीम किया कि हम मजबूर थे, हम फ़ैसले करने पे मजबूर थे, हम समझते हैं कि वो गलत फ़ैसले हमसे करवाए गए। तो उस वक्त मौत की जब करीब हो, जब कब्र करीब हो, उस वक्त शर्मिंदा होने की बजाय ज़िंदगी में और जवानी में शर्मिंदा हो जाओ। या शर्मिंदा होने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, आप तगड़े तौर पे फ़ैसला करो जो आपको आइन और कानून कहता है। लेकिन वक्त वो आता है कि जस्टिस नसीम हसन शाह की तरह फिर शर्मिंदगी का इज़हार जब लातें कब्र की तरफ जाती हैं तो शर्मिंदगी का इज़हार करना पड़ता है। एक आम आदमी ये सवाल करेगा कि इसमें फिर हमें रिलीफ कैसे मिलेगा, इमरान खान को रिलीफ कैसे मिलेगा? रिलीफ मिलेगा मैडम इंशाल्लाह, चूँकि वो, मैं ये समझता हूँ, मेरा ईमान है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कानूनदान हूँ, कानून का तालिब इल्म हूँ और इसी वतन का शहरी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मुआशरे के मामलात, ये सारी चीज़ें, ऊंच नीच में सियासी घराने से ताल्लुक़ होने की वजह से ये सारी चीज़ें समझता हूँ। ये ताख़ीर हो सकती है, रिलीफ से कोई माई का लाल इनकार नहीं कर सकता। ताख़ीर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरह से उस ताख़ीर का, यानी मसलन आज अगर उसको सुन लिया जाता या आने वाली सुबह, कल भी हाई कोर्ट की छुट्टी नहीं है, उसको सुन लिया जाता तो इमरान खान साहब की सज़ा सस्पेंड हो सकती थी। सज़ा सस्पेंड हो जाती तो वो आज, वो अदालतें जिन्होंने आज ज़मानतें इमरान खान साहब की अदम आदरी की वजह से, आप अंदाज़ा लगाएं किस कदर जुल्म की बात है कि एक बंदा जो जेल में है, जो कैद में है, आप वो कहते हैं कि वो आया नहीं है इसलिए उनकी ज़मानत मनसूख की जाती है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मैं यही नैब के हवाले से बात करना चाही थी, लेकिन आपने जवाब दे दिया। अब आप मुझे बताएं कि अगला प्रोसेस क्या होगा। कि मैं, क्योंकि लोगों से मिल रहे हैं तो वो बहुत परेशान है कि अब क्या होगा, अब किधर हमारा केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश बैठी हुई है, हम उधर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा आम अल्फाज में एक आम आदमी के लिए बताएं कि अब क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी है। देखें, लोग जो परेशान हैं वो दुरुस्त परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अदालती निज़ाम में हमारा तकरीबन आखिरी नंबरों में, अब मैं क्या कहूँ, 129 है, 28 है, 32 है, छोड़िए इसको, आखिरी नंबरों में हम पाए जाते हैं। बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से हमारा बुरा तरीन हाल है। इसराइल जो हमारा मुखालिफ है, जो दुश्मन है, वो भी बोल पड़ा है। इंडिया रोज़ाना बोलता है। अल्ताफ़ हुसैन जो यहाँ से भागा हुआ शख्स है, उसने भी कल बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करके तो उसने कहा कि ये PTI के साथ और कारकुनान के साथ ये ज़्यादती हो रही है। तो लोगों को मैडम ये नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जिस तरह की ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, लोगों को ये समझ आ रही है कि एक तयशुदा तरतीब के तहत एक शख्स को, जिससे इस्टेब्लिशमेंट भी और पूरी की पूरी वो जो 1.5 दर्जन जमातें जिनकी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह पिछली रात ख़त्म हो गई है, वो सारे के सारे खौफज़दा हैं।
एक आदमी का रास्ता रोकने के लिए, और वो अकेला आदमी पूरी कौम की नब्ज़ उसके हाथ में। 70% से ज़्यादा जितने इस वक्त उन्होंने आखिरी जो सर्वे जो सरकार ने ख़ुद करवाया उसके मुताबिक तो अब 80+ % है, और फिर बाद हल्के ऐसे हैं कि वहाँ 90% से भी ज़्यादा लोग खान साहब के लिए वोट के लिए वो लोग तरस रहे हैं कि वोट देने को। और आपने देख लिया कि जिस दिन नायल किया गया उसी अगले दिन 24 घंटे के अंदर हवेलियाँ वालों ने और तहसील मथुरा पेशावर वालों ने रिज़ल्ट दे दिया कि उन्होंने वो जो वहाँ से जीते हुए थे उन्हें हरा के पीटीआई के बंदे वहाँ जीत गए। इससे मुराद ये है कि कौम खान के साथ है, कौम जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त कर रही है, वो देख रही है। उसके पास बदला लेने का, इंतकाम लेने का एक ही वक्त आएगा जब वो ठप्पा लगेगा, और ठप्पा उन्होंने किस पे लगाना है वो इस वक्त पता है। इसीलिए इलेक्शन से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद, यानी आप जुल्म की इंतहा देखिए कि अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, वो जो जिनको बड़ा जोम है कि जी हमारी जमात पाकिस्तान के आइन की खालक जमात है, शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि वो भी ऐसे ऐसे गैर कानूनी। अब वो मैडम आपने देखा कि कल शायद खाकान अब्बासी साहब ने, वो अगरचे हुकूमती जमात के ना सिर्फ के ज़ुमा में से हैं, MNAs में से हैं, वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी उस जमात के प्लेटफार्म से पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कुछ अरसे के लिए रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी ये कह दिया कि मुझे शर्मिंदगी आती है कि अपने आप को इस हाउस का मेंबर कहलवाने से। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि लोगों की हमसे जान छूटी है। तो इससे मुराद यह है कि अगर अपने घर के लोग ये कह रहे हैं तो कितना बुरा निज़ाम था, और वही बुरा निज़ाम इस वक्त भी जारी है। और उसी बुरे निज़ाम को जारी रखने के लिए जिस तरह से 2 सूबों में गैर कानूनी हुकूमतें इस वक्त चल रही हैं, पंजाब में भी और KPK में भी, जो अपना मैंडेट खो चुकी हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का अरसा था। अब जो भी हुकूमत अगली आएगी, वो जब नाम आएगा तो पता चलेगा वो कौन शख्सियत हैं। लेकिन क्या किया जाए, हरकत वही हैं, सिकनात वही हैं, तरतीब वही है, इंतकाम वही है, ज़िद वही है, अनाद और अना भी वही है। तो सर इसका लीगल एक्शन, अभी आप लोग लीगल स्टेप्स क्या लेंगे अभी? मतलब अभी यहाँ पे आपने आमिर फारूक का रवैया देख लिया, तो अब आप लोग का नेक्स्ट देखिए उसमें आमिर फारूक साहब, मैंने गुजारिश की ना, ज़्यादा डिले कर सकते हैं क्योंकि इस केस में 100% 99 भी नहीं है। ये बिल्कुल जहन में सुनने वालों के लिए, मैं अपनी कौम के लिए बताना, पाकिस्तानी को बताना चाहता हूँ कि वो ज़ाहिर है आपका चैनल और आपके ये न्यूज़ और व्यूज़ ये सारी दुनिया सुनती है और देखती है। तो ये मैं अपने व्यूअर्स को ये मैं बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जिस दिन बहस होगी उसी लम्हे उसी दिन खान साहब यहाँ ताख़ीर कर सकते हैं कि जी एक बहस आज हुई है, दूसरी बहस वो कहें इलेक्शन कमीशन वाले हम कल करवाते हैं, वो ताख़ीर तो हो सकती है। लेकिन फ़ैसला 100% आईन पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान, ताज़ीरात पाकिस्तान, ज़ाब्ता फ़ौजदारी, कानून शहादत, ये जितने भी हैं इनको मिला के जो कुछ जो अपील का जो कानून है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो 3 साल तक की सज़ा है उसे शॉर्ट सेंटेंस कहा जाता है, उसे बेलेबल यानी काबिल ज़मानत जुर्म, उसे काबिल ज़मानत सज़ा उसे समझा जाता है। उसमें अदालतें पहली तारीख़ पेशी पे ही बाज़ औक़ात नोटिस दिए बग़ैर और बाज़ औक़ात नोटिस दे के दूसरी फरीक को तो वो 2-4 दिन की पेशी दे के तो उसमें ज़मानत दे देते हैं, यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है और बंदा रिहा हो जाता है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि जिस दिन भी समाअत होगी, वो समाअत 4 दिन बाद हो या 9 दिन बाद हो, तो उसमें इमरान खान साहब की ये सज़ा सस्पेंड हो जाएगी, क्योंकि ये सस्टेनेबल फ़ैसला सिरे से नहीं है। सर तो मैं एक आखिर में सवाल पूछना चाहूँगी, कल आई है साइफर लीक स्टोरी जी, तो उसमें कह रहे हैं जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होगा और सारा कुछ, तो इसमें थोड़ा सा आपका मुझे पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होगा। देखिए मैडम उसमें बड़ी क्लियर स्टोरी है। आप तो वो इमरान खान वो तो चूँकि वो कहता है या का नाबुदु या का नस्ताइन के मालिक मैं तेरे आगे झुकता हूँ, तुझसे मदद मांगता हूँ, उसके लिए मदद अल्लाह की गैबी आ जाती है। आज आपको पता है कि किस तरह से इंटरनेशनल जरीदे ने वो सारी चीज़ें छाप दी और जो हुकूमती और PDM की सफ़ों में सफ़े मातम बिछ गई है कि वो चीज़ सारी की सारी वहीं से जिन्होंने वो साइफ़र भेजा था उसी रियासत से, उसी इलाके से वो चीज़ें सारी सामने आ गई। देखिए ज़रा जहन में रख लीजिए, आपके सामने मैं 2 चीज़ें रखता हूँ। हुकूमत एक तरफ ये कहती है कि साइफ़र था नहीं, हालांकि शहबाज शरीफ ने ख़ुद जब वो अप्रैल में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जो वो मीटिंग चेयर की तो उसमें उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है, लेकिन साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है।
उसमें पूरी हमारी फ़ौज की सिपाह की जो सरकर्दा हैं लोग वो बैठे थे, पूरी हमारी कमेटी बैठी थी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं साजिश नहीं है लेकिन मुदाखलत ज़रूर है। अब वो मुदाखलत अगर थी तो साइफ़र था ना। अच्छा, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि साइफ़र है नहीं, फिर ये कहते हैं कि जी साइफ़र वो इमरान खान साहब ने जो लहरा के तो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कर दी। भाई वो कैसे सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई है? एक बंदे को, यानी अगर किसी के घर चोरी करने के लिए कोई घुसता है तो वो अगर कोई चोरी का प्लान है, कोई टैप है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई लिखी चीज़ है, कोई और कोई रिकॉर्डेड चीज़ है, उसके हाथ लग जाती है, वो दुनिया को बताता है यार मेरे घर में चोर घुस आए हैं या घुसने लगे हैं, तो वो क्या आप कहेंगे कि वो उसने बड़ा गलत काम कर दिया, सीक्रेट एक्ट की उसने खिलाफ वर्जी कर दिया? बिल्कुल नहीं। खान साहब का ही ये इख्तियार था। उसकी वजह यह है कि डायरेक्टली वो साइफ़र प्राइम मिनिस्टर को आने वाली चीज़ थी, इधर ही आया। और उस वक्त मुझे नहीं पता कल ये क्या कर लेंगे उस सफ़ीर को। आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाया था अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जो हमारे वहाँ उस वक्त सफ़ीर थे लोग, उन्होंने धड़ल्ले से कहा, उनका कि 100% ये इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे हैं 100% सच्ची बात है और ये साइफ़र था और उसमें पाकिस्तान को धमकी दी गई। देखिए ना, कल अमेरिका के नुमाइंदे ने यह तस्लीम किया कि हमने पाकिस्तान जब रशिया जाता है, यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब रशिया जाते हैं वफद के हमरा, तो हमें ये बुरा लगा और हमने इस पर बड़ा एहतजाज ज़रूर किया है। वो साजिश तो नहीं मानते, किधर मानेंगे? साजिश करने वाला कौन मानता है? जो 10 कत्ल करके 10 लाशें गिरा के अगले चौक में पकड़ा जाए, कपड़े खून से रंगे हों, पिस्टल हाथ में हो या गन हाथ में हो, छुरा हाथ में हो, तो वो नहीं मानता। वो कहता है मैं तो पता नहीं खून पता नहीं कहाँ से मुझे बकरे का खून लग गया, छुरा पता नहीं किसने पकड़ा दिया। वो नहीं मानता, इसलिए वो कब मानेंगे? लेकिन एक अल्लाह भी तो है ना। साइफ़र था, साइफ़र साबित हो चुका है, साजिश थी, साजिश साबित हो चुकी है। और उस साजिश के तहत जितना कुछ फिर उसके बाद जो लंदन प्लान, जद्दा प्लान, रियाद प्लान और दुबई प्लान, वो सारी चीज़ें सामने कौम के आ रही हैं। तो इसलिए वो अल्लाह का भी निज़ाम है। वो जो चीज़ें वो हक़ाइक़ जो है ना, मसलन एक तेल का एक कतरा है ना, वो हकीकत है कि वो एक चीज़ है, उसको बाल्टी के नीचे आप रखें, ऊपर से पूरी बाल्टी पानी की डालें, वो तैर के ऊपर आ जाएगा, वो सच्चाई है। इसी तरह से साइफ़र एक सच्चाई थी, वो सामने आ गई है, पूरी दुनिया के सामने आ गई है। और उसमें इमरान खान न सिर्फ सच्चा है, अगर कोई झूठा मुकदमा बनाते हैं तो उसमें भी ये बेगुनाह है। और वो मुकदमा वो इंशाल्लाह वो रेत की दीवार साबित होगा। और ये जितने, यानी देखिए कि एक बंदा जिसने 70 साल से ज़्यादा बहारें देखी हैं, एक FIR उसके ख़िलाफ़ नहीं, 200 FIR उसके ख़िलाफ़ चंद महीनों और चंद हफ्तों में हो जाती हैं। तो यहाँ से समझ आ जाती है कि जितने भी मुकदमात उसके ख़िलाफ़ कायम किए जा रहे हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। वो कल था, आज भी है, कल भी इंशाल्लाह होगा। कौम उसके साथ कल भी थी, आज भी है, आने वाले कल में भी कौम उसके साथ होगी। सर, टेन्योर ख़त्म हो गया इस हुकूमत का, इस रिजीम चेंज का। 1.5 साल में जो असरात पूरे निज़ाम में आए, निज़ाम धर्म भरम हो गया। और स्पेशली जिस फील्ड से आप हैं वो तो बड़ी एक्सपोज होकर आई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पे बैठे जजेज़ हों, जो चाहे यहाँ वाले आपके कोर्ट के जजेज़ हों। तो फिर ये अब मुझे शॉर्टली मैं आपसे जानना चाहूँगी, तो इस निज़ाम में सुधार कैसे आएगा, रिवाइवल कैसे होगी, क्या उम्मीद है, क्या चांसेस हैं? मैडम, 2 चीज़ें। पहली बात तो ये है कि रूल ऑफ लॉ, उसी से बेहतरी आ सकती है। और दूसरा फेयर इलेक्शन, जल्दी इलेक्शन और फेयर इलेक्शन। कौम अपने नुमाइंदे मुंतखब करे और रूल ऑफ लॉ के लिए वो जो मुंतखब पार्लियामेंट्स आएँ वो काम करें। देखें ना, इससे ज़्यादा बात शर्म की क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे पास बंदूक तो नहीं है, हम तो ऑर्डर दे सकते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जजेज़ ने ये शहरयार अफरीदी के केस में, अली मोहम्मद के केस में और कई केसों में उन्होंने कहा कि आप भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो ये आपकी जान छूट सकती है। शर्म की बात है ये निज़ाम बनाने वालों के लिए। और इस निज़ाम को जो चलाने वाले इस वक्त हैं कि बुज़ुर्ग आदमी 80 साल के करीब उम्र है परवेज़ इलाही साहब की, वो नहीं मान रहे, आपके साथ नहीं चलना चाहते, तो क्यों आप जबर करते हैं? ख़वातीन, ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, ख़वातीन और बच्चों को भी इस रजीम चेंज वालों ने नहीं छोड़ा है। तो ये जो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं ये याद रखने वाली बात है। वक्त गुज़र जाता है, फिर ये सारी चीज़ें। मैं मौजूद था, अली बाकर नजफ़ी साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, कुछ दिन पहले वहाँ एक मेरा भी केस लगा हुआ था, तो वहाँ उन्होंने एक जुमला बड़ा खूबसूरत कहा। वहाँ डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब ने कोई इसी तरह का कोई ज़्यादती का केस था, लोगों को उठाया हुआ था,
तो वो कोई मौक़िफ़ देने लगे तो अली बाकर नजफ़ी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि याद रखो ये जो रवायात आप बना रहे हो ना, ये बड़ी गलत रवायात हैं, वक्त तब्दील हो जाएगा, कल आप लोगों ने फिर आगे आना है। तो ये है कि वो जो गड़ा किसी के लिए खोदा जाता है उसमें अक्सर वही गिरता है जो खोदता है। तो ये कौम तगड़ी कौम है, अल्लाह के नाम पे बनने वाला ये मुल्क है। कायद-ए-आज़म ने मुल्क बना के दिया, अल्लामा इकबाल ने इसका ख्वाब देखा था। इंशाअल्लाह हमारा ईमान है ये वतन एक अच्छे पैराए में आएगा, अच्छे रास्ते पे चलेगा। उसके लिए मुश्किलात हैं, जिद्दोजहद है, वो इमरान खान साहब कर रहे हैं, वो कौम को जगा चुके हैं, कौम जाग चुकी है। सिर्फ वो बारी आनी है कौम की कि उन्होंने अपना इंतकाम लेना है, अपना इंतज़ाम करना है अपनी अगली क़यादत और सियादत का। और वो जिस दिन इलेक्शन होगा वो इंशाल्लाह ये सब्ज़ बहारें इंशाल्लाह पाकिस्तान देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका कि आपने हमें इतना टाइम दिया और इतनी डिटेल से सबको समझाया। इंशाल्लाह ताला हमारी आवाम को ये बातें समझ आएंगी और जो सवालात थे उनके काफ़ी मुतमईन तरीके से आपने उनका काफ़ी अच्छा मुतमईन किया। जी बहुत शुक्रिया मैडम, अल्लाह ताला आपको खैर से रखे। और मैं एक दफ़ा फिर आपका और आपके सोशल मीडिया जो पूरे मुल्क में काम कर रहा है उनको मैं सल्यूट करता हूँ कि वो इस मुश्किल वक्त में भी, मुश्किल हालात में भी अपनी पूरी जुर्रत और ताकत ईमानी के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। आपको एक दफ़ा फिर सलाम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।